India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र वक्फ मामले में अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने एससी रजिस्ट्रार को लिखा पत्र, कहा एन वक्त पर मेरे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बदला गया। ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का है गंभीर प्रयास। सीजीआई ने जाहिर की नाराजगी। ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम संशोधन को भी दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड नियोजन नीति को ठहराया असंवैधानिक। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर। फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने का दिया निर्देश। नीति समानता के अधिकार का है हनन। हिजाब बैन को चुनौती, मामले की लिस्टिंग में देरी पर सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा जजों की तबीयत ठीक नहीं, जल्द ही बेंच का गठन करेंगे, नहीं दी कोई तारीख। India Legal presents Courts Roundup. अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र संबोधित किया है, जिसमें उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और निर्देश देने वाले वकील को महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड से संबंधित एक मामले में बदल दिए जाने के बाद दुख और नाराजगी व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड मामले से अटॉर्नी जनरल को हटाए जाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मुद्दे को सीजीआई के सामने उठाया गया। सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल को मामले की सुनवाई से हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये क्या तरीका है, अटॉर्नी जनरल को इस तरह से मामले की सुनवाई से हटाया जाता है। सीजीआई ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है। वक्फ बोर्ड के एओआर से सीजीआई ने पूछा ऐसा कैसे हुआ। एओआर ने सीजीआई को बताया कि रविवार को उन्हें निर्देश मिला था, जिसके आधार पर यह काम किया गया। अब आगे ऐसा नहीं होगा, इसके लिए कोर्ट से माफी भी मांगी है। वहीं अटॉर्नी जनरल ने वक्फ बोर्ड के द्वारा उनको सुनवाई से हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उनके केस से हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई के दौरान इस पत्र पर भी सुनवाई की जाए, जिससे इस पर कार्रवाई की जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मामले में कोई और जल्द ही तारीख नहीं दी जाएगी। इस मामले पर तय तारीख पर ही सुनवाई होगी। दरअसल वक्फ बोर्ड के वकील द्वारा अटॉर्नी जनरल को एक पत्र लिखकर कहा है कि बोर्ड मामले की सुनवाई के लिए उनकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनके अस्वस्थ होने की वजह वक्फ बोर्ड की सुनवाई टालने के लिए लेटर सर्कुलेट किया गया था, जबकि बोर्ड का कहना था कि मामले की जल्द सुनवाई चाहता था, इसलिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल की जगह वैकल्पिक व्यवस्था की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिकाओं में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम संशोधन को भी चुनौती दी गई है। केंद्र को 10 दिनों में अब इस पर जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी निदेशक के कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के 17 नवंबर 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। याचिकाओं में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2021 को भी चुनौती दी गई है, जो निदेशालय के प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीमा कोहली की पीठ कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर,
आर.एस. सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले, विनीत नारायण और M.L. शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी। ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन और प्लस जो एक्ट में संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था 2021 में, उन दोनों को चैलेंज किया गया था। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस इशू किया है और सरकार से जानना है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 में स्पेसिफिकली बोला था, जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं उनके लिए बोला था कि इनको फर्दर एक्सटेंशन नहीं देना है। हमारी पिटीशन में हम लोगों ने ईडी के जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं उनके एक्सटेंशन ऑर्डर को चैलेंज किया है, प्लस जो एक्ट में अमेंडमेंट लाए थे उसको भी हम लोगों ने चैलेंज किया है। जब पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए लिया तो एडवोकेट M.L. शर्मा ने प्रस्तुत किया कि अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 100 का उल्लंघन था। शर्मा ने आगे कहा, आप संविधान के प्रावधान को बदलने के लिए एक अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार न तो लोकसभा या राज्यसभा ने इसे पारित किया है। केवल ये कहना कि एक विधेयक पारित किया गया था अनुच्छेद 100 का उल्लंघन है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट A.M. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि संशोधन केंद्र सरकार को ईडी निदेशक को 5 साल तक विस्तार देने की अनुमति देता है। ये अधिकारी को केंद्र के विवेक पर रखता है और पद की स्वतंत्रता से समझौता करता है। उन्होंने ये भी बताया कि कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में फैसले में कोर्ट ने पिछले साल निर्देश दिया था कि मिश्रा को और विस्तार नहीं दिया जा सकता है। ईडी के निदेशक द्वारा अपनी अचल संपत्ति रिटर्न अपलोड करने में विफलता का जिक्र करते हुए टीएमसी नेता साकेत गोखले की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने कहा, ईडी निदेशक ने 2017 से 20 से अपनी अचल संपत्ति रिटर्न अपलोड नहीं किया। इस आधार पर भी नियुक्ति अवैध है। कॉमन कॉज द्वारा दायर मामले में 8 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एसके मिश्रा को और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, जिनका ईडी निदेशक के रूप में कार्यकाल 16 नवंबर 2021 को समाप्त होना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2021 से उनके कार्यकाल को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये ईडी निदेशक के कार्यकाल के लिए 5 साल तक के विस्तार की अनुमति देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा के माध्यम से किया गया था। अध्यादेश को उस अधिनियम से बदल दिया गया जिसे दिसंबर 2021 में पारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की 2016 की नियोजन नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। फैसला नियोजन नीति और 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले से जुड़ा था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर फैसले को चुनौती दी गई थी। झारखंड की नियोजन नीति और 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की 2016 की नियोजन नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने राज्य स्तर पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। खूंटी के शिक्षक सत्यजीत कुमार और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर झारखंड हाई कोर्ट के 21 सितंबर 2020 के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस MR शाह ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि कोर्ट ने मेरिट लिस्ट जिला स्तर की बजाय राज्य स्तर पर बननी चाहिए। दरअसल झारखंड सरकार और अनुसूचित जिलों के सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड सरकार ने साल 2016 में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नियोजन नीति बनाई थी, जिसमें अनुसूचित जिलों की नौकरी में सिर्फ उसी जिले के निवासियों को ही नियुक्त करने का प्रावधान 10 साल के लिए किया गया है। इस नीति के तहत गैर अनुसूचित जिले के लोग इसमें आवेदन भी नहीं कर सकते थे। प्रदेश सरकार की इस नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2020 को अपने फैसले में राज्य की नियोजन नीति को रद्द कर दिया था।
जिसके बाद झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार की नियोजन की ये नीति सही नहीं है और ये समानता के अधिकार का हनन है। सरकार के इस फैसले से किसी खास जिले के लोगों के लिए ही सारे पद आरक्षित हो गए हैं, जबकि संविधान के अनुसार किसी भी पद को 100% आरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा याचिका में कहा गया था कि सरकार की इस नीति से राज्य के लोगों को अपने ही राज्य में नौकरी के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। 2016 की नियोजन नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी। इस नीति के आलोक में साल 2016 में अनुसूचित जिलों में 8,423 और गैर अनुसूचित जिलों में 9,139 पदों पर कुल 17,572 शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब बैन मामले में जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि वो एक बेंच का गठन करेंगे। एक जज की तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी इंतजार कीजिए, जज के ठीक होने के बाद मामला सुनवाई के लिए लगेगा। इससे पहले वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मार्च की याचिका लंबित है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि अगर जज बीमार ना होते तो केस की सुनवाई हो जाती। दरअसल हिजाब मामले में मूल याचिकाकर्ता छात्राएं और अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हिजाब बैन पर हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक की मांग की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। यूनिफॉर्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदी है। कर्नाटक सरकार के आदेश पर मोहर लगाई गई है। हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाएं खारिज की गई हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी आदेश के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। मार्च में सीजेआई ने मामले की तत्काल सूचीबद्ध के लिए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत की याचिका को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि हिजाब मुद्दे का परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। 26 अप्रैल को एक बार फिर से उल्लेख करने का प्रयास किया गया था, इस बार सीनियर मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा। सीजेआई ने उनसे कहा था कि मामले को 2 से 3 दिनों में सूचीबद्ध किया जाएगा। एसएलपी कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पारित 15 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर किया गया है। चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पूर्ण पीठ ने कहा था कि महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम की एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। पीठ ने आगे कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड का प्रावधान याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ पर 5 लाख का जुर्माना लगाया, जिसने शीर्ष अदालत के अगस्त 2021 के फैसले के अनुसार उन्हें ध्वस्त करने के बजाय एक विश्वविद्यालय या अस्पताल जैसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावरों का उपयोग करने की प्रार्थना के साथ एक जनहित याचिका दायर की। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने पूछा कि कैसे एक विषय पर एक जनहित याचिका दायर की जा सकती थी, जो शीर्ष अदालत के फैसले के साथ अंतिम हो गई थी। कोर्ट ने कहा, याचिका का उद्देश्य स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के निर्णय और जारी किए गए निर्देशों के क्रियान्वयन को रोकना है। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का आवाहन प्रक्रिया का प्रकट दुरुपयोग है। इसलिए याचिका को खारिज करने के अलावा अनुकरणीय लागत के आदेश की आवश्यकता है। इस न्यायालय को उन मामलों में लागत देनी होगी जहां उसके अधिकार क्षेत्र को तुच्छ और प्रेरित याचिकाओं द्वारा लागू किया जाता है। इसलिए इसने याचिकाकर्ता पर कोविड-19 से प्रभावित सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए रजिस्ट्री में जमा करने के लिए 5 लाख की लागत लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 अगस्त को सुपरटेक लिमिटेड की 40 मंजिला ट्विन टावर बिल्डिंग को गिराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2014 के फैसले को बरकरार रखा था। इसने बिल्डर के खर्चे पर 2 टावरों को 3 महीने के भीतर ध्वस्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि ट्विन टावरों में सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति की जाए और दोषी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के उच्च न्यायालय के निर्देश को बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल
4 अक्टूबर को सुपरटेक की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उक्त आदेश में इस हद तक संशोधन करने की मांग की गई थी कि केवल एक टावर को तोड़ा जाए। इसके बाद इस साल फरवरी में शीर्ष अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी को 2 सप्ताह के भीतर विध्वंस को पूरा करने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या में बाबरी विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर सीबीआई और राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को मुकर्रर की है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद और सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाबरी विध्वंस मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई और राज्य सरकार को लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। इस अपील में सभी 32 व्यक्तियों को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की आपराधिक साजिश रचने के आरोप से बरी किया गया था। अपराध विचार याचिका के रूप में मूल में 2021 में दायर की गई याचिका को 18 जुलाई 2022 को जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ द्वारा आपराधिक अपील के रूप में मानने का निर्देश दिया गया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसके यादव के 30 सितंबर 2020 को दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि मस्जिद को गिराना पूर्व नियोजित नहीं था, इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश नहीं थी। कोर्ट ने प्रमुख भाजपा नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह आदि समेत व्यक्तियों को बरी करने का फैसला दिया था। ये याचिका अयोध्या के 2 निवासियों हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद ने दायर की है। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे बनाने का दावा किया था। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज पीठ ने सोमवार को सीबीआई को याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 सितंबर को सूचीबद्ध किया। 18 जुलाई को जब एकल न्यायाधीश के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की गई, सीनियर वकील सैयद फरहान अली नकवी ने प्रस्तुत किया कि अनजानी गलती से याचिकाकर्ताओं द्वारा पुनर्विचार याचिका की गई, जो सीआरपीसी की धारा 372 में किए गए संशोधन को देखते हुए पीड़ित होने का दावा करते हैं। प्रभावी कार्य दिवस 31 दिसंबर 2009 याचिकाकर्ताओं की अपील को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। उनका आगे निवेदन था कि सीआरपीसी की धारा 401 तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये अदालत इस याचिका को याचिकाकर्ताओं की अपील के रूप में मान सकती है। कोर्ट ने उक्त प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए सीबीआई के वकील शिव पी शुक्ल और प्रतिवादी राज्य के वकील विमल कुमार श्रीवास्तव को सुनने के बाद याचिका को सीआरपीसी की धारा 372 के तहत अपील के रूप में माना जाने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.